गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल ईयर माई चैनल 2%। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और कहा जाता नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी आप उसके पीछे भागते हैं। तो मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, जिससे हमारे अंदर निराशा ना पैदा हो। मैं बार बार अपनी जीवनी व्यथा को आपसे बताना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि रोज रोज वही कहानी कहना कोई उचित सार्थक हमें नहीं लगता है। मैं आपके फ्यूचर को संभालने के लिए जो हमारे श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, अपने फ्यूचर को संभालना चाहते हैं, मैं उनके लिए बराबर एडवाइस देता रहता हूं कि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करना मत भूलिए। क्योंकि मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ कुछ नई नई तकनीकी चीजें लेकर आता हूं जो आपके वनडे कंपटीशन के लिए या प्रीमियरली, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, लगभग सब जगह का सिलेबस एक ही तरह के होते हैं जहां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह मेरा मोटिवेशनल आज हमने डाला आपको ब्रिटिश कालीन राजस्व व्यवस्था और इसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में हमने आपको दिया। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, ए हाई इनकम डज नॉट मेक यू रिच। उच्च आय आपको धनवान नहीं बनाता है। व्हाट मेक्स यू रिच इन योर एबिलिटी टू मैनेज एंड ग्रो योर मनी। और क्या आपको बनाता है धनवान? आपको क्या बनाता है? आपकी एबिलिटी, योग्यता, किस तरह से आप उस रुपये को मैनेज व्यवस्थित करते हैं। अब आपने 500 रुपया कमाया और 500 रुपया 5 मिनट नहीं लगा, आप उड़ा के चले गए, फिर सड़क के छाप हो गए। तो इस तरह 500 रुपया आपने कमाया, आपने 200 रुपया उसमें खर्च किया, 300 रुपया पर डे बचाया। तो इस तरह महीने का आपका कितना होगा? 3 त्रिक का 9,000 रुपया आपका मंथली हो गया। और दूसरा हमारा है, दोज हु एजुकेट चिल्ड्रन वेल आर मोर। जिसने अपने बच्चों को अधिक यानी शिक्षित किया है, आर मोर टू ऑनर्ड, और ज्यादा सम्मानित किया, देन दे हु प्रोड्यूस देम, फॉर दीज गेव देम लाइफ दिस आर्ट ऑफ लिविंग देम। तो उनको जीवन सीखने की कला वह सिखला देता है। तीसरा है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। रुपया सब कुछ नहीं है, बट एवरीथिंग नीड मनी। लेकिन प्रत्येक वस्तु के लिए रुपया आवश्यक है। तो चौथा है, पढ़ना कभी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। यह मरते दम तक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। होती है, कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा ज्ञान ही आपको सफल बनाता है। पांचवा है, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, किसी बच्चे ने अपनी भावना को उद्गार कर रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मुझसे बस एक महामंत्र सिखलाया। मेरे पिताजी ने मुझे एक महामंत्र सिखलाया, पढ़ाई मेरे पैसे से करो, पढ़ाई मेरे पैसे से करो, और ऐश अपने पैसे से करो, और ऐश अपने पैसे से करो। छठा है, जब सच लिखने और बोलने में घबराहट हो, जब सच लिखने और बोलने में घबराहट हो तो समझ लेना गुलामी की तरफ कदम बढ़ रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का यह कथन है। सातवां है, बच गए तो भगवान ने बचाया,
बच गए तो भगवान ने बचाया, और ना बचे तो होनी को कोई टाल नहीं सकता है। ये दो कहा वाक्य जो आम आपको अंधभक्त से बाहर निकलने ही नहीं देता। कोई घटना आपके साथ होती है, संयोग बस आप बच गए, तो कहें ईश्वर को मन था, और यदि आप इंतकाल आपका हो गया, आपका डेथ हो गया, तो कहें भगवान को ये मंजूर था। ये अंधभक्ति वालों के लिए है, कर्म पर उस विश्वास वो नहीं करते हैं। इस तरह आठवां है, आप मुझसे प्रेम करिए या नफरत, आप मुझसे प्रेम करिए या नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं सदैव आपके हृदय में हूं। यदि आप, तो निश्चित रूप से आप प्रेम करेंगे तो मैं आपके हृदय में बसा रहूंगा। यदि आप मेरी बुराई करते हैं, यदि आप हृदय में, यदि आप मुझसे नफरत करते अर्थात मेरी बुराई करते हैं, तो मैं हमेशा आपके दिमाग में रहूंगा कि उस आदमी को कहां से हमको परेशान करना, कहां से पजिल्ड करना है। अंतिम है, काल से जो है कल से करेंगे, ये शब्द आपको कभी जीवन में कामयाब नहीं होने देगा। जो लोग बराबर आज करे सो कल करे, सो करे सो अब, पढ़ ले बहुत न आवे कल, तो यानी जो कार्य आपको आज करना उसको तुरंत करो, और जो कल करना उसको आज ही कर डालो, तभी आपके जीवन में कामयाबी मिलती है। लेकिन लोग इस पर टालते जाते हैं, कल से शुरू करेंगे, ना तो कभी कल आया है, ना तो कभी आप कल शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जब आता है तो वर्तमान आता है और बीते हुए कल बीत जाते हैं। तो इस तरह आज का सुविचार हमारा बाई जेपी वर्मा। तो हमने कहा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यूपीएससी एंड अदर वनडे एग्जाम, तो इसमें ब्रिटिश कालीन राज्य व्यवस्था और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 1897 से 1987 के बारे में कुछ प्रश्न एवं उत्तर। तो देखिए इसमें 3 प्रकार की, अस्थाई बंदोबस्त, रैयत बाड़ी, महल बाड़ी। तो अस्थाई बंदोबस्त में हम एक को लेकर चल रहे हैं सीरियल वाइज। जमींदारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त में तक क्या था, जमींदारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ। इसके के कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन कौन कौन से राज्य थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक। और इसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग अपने अधीन कर लिया था। और इसके तरह एरो आप देख रहे हैं, भूमि का अधिकृत जमींदार को था, जमींदारों को दे दिया जाता था। और जमींदार क्या करता था, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की पूर्ण जिम्मेदारी जमींदारों की होती थी। और इस तरह रैयत बाड़ी, ये 1793 रैयत बाड़ी जो है 1820 ईस्वी में चालू हुआ। इसके टॉमस मुनरो थे, कौन थे, टॉमस मुनरो। इनका अधिकार क्षेत्र का था बंबई, मद्रास, आसाम। और ब्रिटिश भारत का, अब यहाँ तो देखिए कितना ले गया, 19% भाग इनके अधिकार में था, यहाँ 51%, 51% भूभाग इनके अधिकार में हो गया। भूमि का मालिक किसान होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व कर देने की जिम्मेदारी किसानों की थी। इसी में किसान, चाहे सूखा पड़े चाहे बाढ़ पड़े, लेकिन किसान को उतना रेवेन्यू कर देना पड़ता था जितना इनके ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया था। इसी से 1857 की बिगुल अंत में जगी। तो इसके बाद महल बाड़ी 1822 ईस्वी में, इसके कौन थे गवर्नर, हार्ट मैकेजी। इनके शासन काल में अधीन में था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत,
और पंजाब, और इसमें ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग इनके अधीन में आ गया। भूमि पर गांव का अधिकार था, गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती थी। यानी गांव का मुखिया वो हर किसानों से कर वसूल करके अपने पास रखता था और ला करके अंग्रेजी सरकार को वह देता था। जब इनकी ऐसी व्यवस्था चरम सीमा पर आ गई तो हमारे देश के नागरिकों के अंदर सहन करने की क्षमता घट गई। तो धीरे धीरे इनके विरुद्ध भारतीयों ने इनसे छुटकारा पाने के लिए विद्रोह का विचारधारा बनाया और सारे धर्मों को एक साथ यूनाइट किया और इनके विरुद्ध अपने युद्ध प्लान की योजना बनाई। तो उसी में से एक है राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका जन्म 1897 में हुआ था। 1927 में इनको फांसी दे दी गई थी। अब इनका हम संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। परिचय: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 1897 से 1927 ईस्वी तक थे और जन्म 11 जून 1857 ईस्वी में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद इनका नाम, असली नाम क्या था? राम प्रसाद। और बिस्मिल कब नाम उनका पड़ा? बिस्मिल उनका नाम तल्खलुस कलमी नाम था, जो वे कविताएं एवं लेखन में प्रयोग किया करते थे। और इनका योगदान क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे और सदस्यों में से एक थे। उनके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक महान व्यक्ति थे। इसमें देखें, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया और इसमें देशभक्ति से ओतप्रोत होकर कई कविताएं और गीत लिखे। सबसे प्रसिद्ध गीत लिखे हैं उन्होंने, सारे जहां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। ऐसी जोशीला कविताएं जो लिखते हैं, जिससे हमारे देश के हर नागरिकों को नवयुवकों के अंदर एक नवयुवकों के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध खून खौल जाना चाहिए कि किस तरह हमारे पूर्वजों के ऊपर उन्होंने अत्याचार ढाया है। इसके बाद देखिए काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने के लिए काकोरी ट्रेन डकैती की योजना बनाई। बिस्मिल इस योजना के मूल सूत्रधार थे। सारी योजना को बनाने वाले यही थे। क्योंकि योजना इसलिए बनाया गया था क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध हमें लड़ाई छेड़नी थी। क्योंकि हमारे पास ना तो आधुनिक हथियार थे, ना तो कोई खजाना था। यदि खजाना होता, हथियार होता, तो अंग्रेज हमारे यहाँ इतना दिन तक शासन नहीं कर पाते। भारतीयों से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन हमारी नीतियां, हमारे भेदभाव, आर्थिक कमजोरियां जिनके पास है भी, वो भी आपका सहयोग नहीं करते हैं। जैसे आपने पृथ्वीराज को हराने में मोहम्मद गोरी का साथ जयचंद ने दिया था और अंत में जयचंद भी मार डाला गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में
मोहम्मद गोरी जब हारा तो उसने किसको मिलाया 1191 में जब हारा तो उसको याद नहीं भूला। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए उसने करनाल के राजा जयचंद को अपने साथ लिया और इसके बाद करान के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में उनको मार डाला और बाद में अंत में जयचंद को भी समाप्त कर दिया। वही कहा घर का वेदी लंका ढावे। यदि हमारे अंदर फूट नहीं होगी तो हम हमारे ऊपर कोई विजय नहीं कर सकता, वो चाहे गांव हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो। तो इस तरह बलिदान इस कांड में शामिल होने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें क्या कर लिया गया? जब काकोरी कांड की घटना हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर के जेल में फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दे गई थी और कब? 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर के जेल में फांसी दे दी गई थी। और उन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाला एक भारतीय हूं। कितनी जोशीली वाक्य है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाला एक भारतीय हूं। फांसी से चढ़ने से पहले उन्होंने 2-3 वाक्य बोले थे। इसलिए मालिक तेरी रजा रहे और ही तू रहे, बाकी मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी जो आरजू, मेरी जो तमन्ना है भारत को आजादी दिलाना, वह रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी श्रोताओं से, अपने श्रोता बंधुओं से यह निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे मैं आपको तरह तरह की नई नई जानकारियाँ आपको देता रहूँगा और जिससे आपका भविष्य उज्जवलमय होगा। क्योंकि अभी 6 और 7 सितंबर आपका अपडेट होने वाला है। इसके बाद एसएससी का है, फिर यूपीएससी, बिहार, एमपी, पीसीएस, राजस्थान, तमाम कंपटीशनाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं आपके जीवन में आती रहेंगी। तो मैं चाहता हूं अपना ज्ञान आप लोगों को इस तरह बिखेरता रहूं, जैसे दीपक स्वयं जलता है लेकिन उसकी रोशनी स्वयं उसे नहीं मिलती है, उसके चिराग तले अंधेरा होता है। तो मैंने भी जो ज्ञान अपने 10-15 साल के पढ़ाई के बाद जो 4-4 साल हमने स्ट्रगल किया है, तैयारी किया है, उसका जो मेरे पास कुछ ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं आज आप लोगों के सामने समर्पित कर रहा हूं, जिसका आप लोग ले सकें। जैसे इस तरह तमाम ऋषि मुनियों के बारे में आपने देखा होगा, जब तक कोई क्या तपेगा नहीं तब तक वह चमकेगा नहीं। आपको चमकने के लिए आपको तपना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं, जो हमारे चैनल को वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और फॉलो करना, कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे तो नहीं मांग रहा हूं कि हम क्यूआर कोड डाल रहे हैं, हमारे इतना रुपया हमको दीजिए, मैं पीडीएफ बना के डाल रहा हूं, इतना रुपया दिए। मुझे आपके रुपये और पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने जोत को इस तरह फैलाता रहूंगा, जिससे लोग इसका लाभान्वित होते रहें और अपने फ्यूचर को संभालते रहें, अपने माँ बाप को रोशन करते रहें। यदि आपको कभी भी पढ़ाई बोझ लगता है, यदि आपको पढ़ाई कभी भी बोझ लगता है, तो आप अपने माँ बाप के परिस्थितियों को ध्यान दीजिए, किस तरह से उन्होंने आपको आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या क्या परिस्थितियां नहीं झेला है।
क्या क्या परिस्थितियां नहीं झेला। तमाम माँ बाप ऐसे हैं जो उन खटते खटते उनके हाथ पांव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वही बच्चा एक दिन माँ बाप को ठोकर मार कर निकाल देता है तो बड़ी दुखद बात होती है। लेकिन मैं आप सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति आप ना करें जो समाज में आपको बुरी निगाह से देखा जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।